प्यारे छात्रों, पिछले वीडियो में मैंने मराठों की प्रारंभिक स्थिति के बारे में चर्चा की थी। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद की परिस्थितियों में माधवराव जो नए पेशवा बने, उन्होंने मराठा ताकत को संभाला, लेकिन उनकी अचानक मृत्यु ने मराठों को बहुत आघात पहुंचाया। इसके बाद की जो परिस्थितियां बनी और जो षड्यंत्रों के दौर शुरू हुए, जिसमें प्रमुख रूप से जो नाम आता है वह रघुनाथ राव उर्फ राघोबा का आता है, जिसने नारायण राव की हत्या करवाकर खुद को पेशवा घोषित कर दिया, लेकिन सरदारों ने उसको पेशवा के रूप में स्वीकार नहीं किया और उसको हटाकर नारायण राव के छोटे से जन्मजात पुत्र माधवराव तृतीय को पेशवा बना दिया। राघोबा ने मराठों पर आक्रमण किया, लेकिन पराजित होकर उसे भागना पड़ा और वह भागकर सीधा अंग्रेजों के पास बम्बई पहुंचा और बम्बई पहुंचकर उसने बम्बई की काउंसिल के साथ एक संधि की, जिसको सूरत की संधि कहते हैं, जो 6 मार्च 1775 को अंग्रेजों और राघोबा के बीच में हुई थी। यही संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का एक कारण बनी थी। इस संधि के अंतर्गत अंग्रेजों और राघोबा के बीच में एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत यह तय किया गया कि अंग्रेज राघोबा को पेशवा बनाने में मदद करेंगे। बदले में राघोबा उन्हें कुछ प्रदेश जैसे सालसेट, बसीन, थाना आदि के प्रदेश अंग्रेजों को देगा। अंग्रेज पेशवा की सुरक्षा के लिए 2500 सैनिक पूना में रखेंगे, जिसका सारा खर्चा राघोबा को उठाना पड़ेगा। इस प्रकार यह संधि हो गई, क्योंकि जो बम्बई की काउंसिल थी वह मराठों की कुछ प्रदेशों को अपने कब्जे में करना चाहती थी और उसने देखा कि ये बहुत अच्छा मौका हमें मिला है। यहाँ पर जो एक बात थी वो यह थी कि बम्बई की काउंसिल ने राघोबा के साथ जो संधि की, उस संधि को करने के लिए उन्होंने बंगाल की जो मुख्य काउंसिल थी उससे स्वीकृति प्राप्त नहीं की थी, सिर्फ एक पत्र लिखकर उनको सूचना दे दी। और इसी संधि के कारण आगामी अंग्रेजी मराठा युद्ध का सूत्रपात हुआ। इस संधि के पश्चात अंग्रेजों ने पूना पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना भेज दी। 18 मई 1775 को अंग्रेजों और मराठों के बीच में युद्ध हुआ। अरास नामक स्थान पर मराठे पराजित हुए और अंग्रेजों ने सालसेट पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार यह युद्ध प्रारंभ हो गया। यह इसी समय जो बंगाल काउंसिल थी उसने इस मैटर में हस्तक्षेप किया और उन्होंने बम्बई काउंसिल को तुरंत युद्ध रोकने का आदेश दिया, क्योंकि बंगाल काउंसिल का यह मानना था कि यह सूरत की जो संधि हुई है इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह संधि राघोबा ने की थी जो कि पेशवा नहीं था। दूसरी बात, इस संधि के कारण अंग्रेजों को अनावश्यक रूप से युद्ध में भाग लेना पड़ रहा था। तीसरी बात, मराठों ने अभी तक अंग्रेजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। और चौथी बात, यह संधि रेगुलेटिंग एक्ट के खिलाफ थी। इसलिए बंगाल काउंसिल ने हस्तक्षेप करके इस युद्ध को बंद करने का आदेश दिया और मेजर अपटन को मराठों के साथ बातचीत करने के लिए पूना भेजा। मराठों और कैप्टन के बीच में, अपटन के बीच में बातचीत हुई, लेकिन यह वार्ता असफल साबित हुई, क्योंकि अपटन जो था वह राघोबा को सौंपना नहीं चाहता था, न ही वह सालसेट और बसीन पर अपना अधिकार छोड़ना चाहता था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? वार्ता असफल हो गई और युद्ध पुनः प्रारंभ हो गया। दोनों अंग्रेजों और मराठों के बीच में यह लड़ाई प्रारंभ हो गई। लेकिन मराठों की बदकिस्मती से क्या हुआ कि जहां एक तरफ मराठे अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे, वहीं पर दूसरे मोर्चे पर उनका ही एक दुश्मन जो था सदासी, वह आधमका और मराठों को दोनों मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ी, एक तरफ अंग्रेजों के साथ, एक तरफ सदासी के साथ। इसलिए वह दोनों मोर्चों पर लड़ाई नहीं लड़ पाते थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि करने की प्रार्थना की और एक संधि हुई जिसको पुरंदर की संधि कहा जाता है, 1 मार्च 1776 को, जो अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुई थी, जिसमें यह तय किया गया कि अंग्रेजों ने जो राघोबा के पीछे खर्च किया था वो सारा खर्च मराठे, लगभग 12 लाख रुपए मराठे अंग्रेजों को देंगे। सूरत की संधि को रद्द कर दिया गया। राघोबा को
पेंशन दे दी गई और अंग्रेजों ने जो क्षेत्र प्राप्त किए थे वह अंग्रेजों के पास ही रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार यह संधि हो गई। लेकिन जो बंबई की अंग्रेजी सरकार थी और जो तत्कालीन गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स, वह इस संधि को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। इसी बीच में क्या हुआ, मराठों ने जो अपना दुश्मन था सदाशिव, उसको पकड़ लिया, तो वह उसकी हेड़क से मुक्त हो गए। सदाशिव की समस्या को उन्होंने निपट लिया और इस प्रकार अब मराठे भी चाहते थे कि यह संधि को समाप्त करके दोनों के बीच में वापस युद्ध प्रारंभ कर दिया जाए, अंग्रेजों से लड़ाई कर ली जाए। और हेस्टिंग्स ने भी जो चाहता था कि मराठों के साथ संधि नहीं की जाए, उसने भी बंबई काउंसिल को युद्ध करने की स्वीकृति प्रदान कर दी और मार्च 1771 में यह युद्ध वापस प्रारंभ हो गया। इधर कर्नल काकबर्ग जो था वह अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कर रहा था, दूसरी तरफ महादजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर जो है वह मराठों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। मराठों की सेना पीछे हटती गई, अंग्रेजों की सेना आगे बढ़ती गई। आगे बढ़ते बढ़ते यह तेलगांव की तक पहुंच गए। वहां जाकर अंग्रेजों ने देखा कि मराठों ने चाल चली है और अंग्रेजी सेना को तीनों तरफ से घेर लिया है। 19 जनवरी 1779 को तेलगांव का युद्ध हुआ, जिस युद्ध में अंग्रेजों को बुरी तरह से पराजित होना पड़ा और बंबई सरकार को मराठों के साथ एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसको बड़गांव की संधि कहते हैं। देखिए यहाँ पर यह युद्ध कोई एक दिन में नहीं हुआ, यह युद्ध 1775 से प्रारंभ होकर 82 तक चला, जिसमें कई उतार चढ़ाव आए और कई परिस्थितियां देखने को मिली। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस बार अंग्रेजों को पराजित होना पड़ा और अंग्रेजों को मराठों की शर्तों पर संधि करनी पड़ी, जिसको बड़गांव की संधि कहते हैं। 29 जनवरी 1779 को अंग्रेजों और मराठों के बीच में बड़गांव की संधि हुई, जिस संधि में यह शर्तें रखी गई कि अंग्रेज राघोबा को मराठों के हवाले करेंगे। अंग्रेजों ने मराठों के जिन प्रदेशों पर अधिकार किया है वो सारे प्रदेश मराठों को सौंप देंगे और जब तक ये शर्तें पूरी नहीं होंगी तब तक 2 अंग्रेज अधिकारी बतौर अमानत के रूप में मराठों के पास गिरवी रखे जाएंगे, कैद में रखे जाएंगे। अब ये समझौता हो गया, लेकिन ये समझौता अंग्रेजों के लिए बहुत अपमानजनक था और लॉर्ड हेस्टिंग जो था वो उस समय किसी भी तरीके से इस समझौते को समाप्त करके अपना बदला लेना चाहता था। इसलिए उन्होंने तुरंत युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी और अंग्रेजों ने 2 सेनाएं, एक कर्नल पॉफम के नेतृत्व में और एक कर्नल गार्डर्ड के नेतृत्व में भेज दी और इनके बीच में फिर से युद्ध शुरू हो गया। इस बार 1780 में कर्नल गार्डर्ड जो है वह बड़ौदा पहुंचा और बड़ौदा पहुंचकर उसने गायकवाड़ के साथ संधि कर ली। दूसरी तरफ कर्नल पॉफम जो था वह ग्वालियर की ओर बढ़ा और 3 अगस्त 1780 को उसने ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात सिप्री नामक स्थान पर अंग्रेजों और सिंधिया के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें सिंधिया बुरी तरह से पराजित हुआ और सिंधिया को अंग्रेजों के साथ एक संधि करनी पड़ी। 13 अक्टूबर 1781 को उसने अंग्रेजों के साथ एक संधि कर ली और इस संधि में सिंधिया ने आश्वासन दिया कि भविष्य में जब भी मराठों और अंग्रेजों के बीच में संधि होगा तो वह संधि करवाने में यह मध्यस्थता करेगा। इस बीच में कर्नल गॉडर्ड और मराठों की बात करें तो पूना में इनका युद्ध चल रहा था। इधर ब्रिटिश सेना का दबाव बढ़ता जा रहा था तो नाना फडणवीस ने मैसूर के हैदर अली को कहा कि दूसरी तरफ से वह आक्रमण कर दे ताकि अंग्रेज दोनों मोर्चों पर फंस जाए। तो इससे क्या हुआ कि अंग्रेजों की निरंतर पराजय होने लगी और ब्रिटिश जो है सेना का मनोबल गिरने लगा। अब क्या हुआ कि हेस्टिंग्स ने देखा कि ये मामला तो बहुत बढ़ रहा है, तो उसने अपनी तरफ से एंडरसन को जो है बातचीत करने के लिए मराठों के पास भेजा और मराठों और अंग्रेजों के बीच में बातचीत शुरू हो गई। 17 मई 1782 को दोनों के बीच में 17 मई 1782 को अंग्रेजों और मराठों के बीच में
अंतिम रूप से एक संधि हुई जिसको सालबाई की संधि कहा जाता है। और इस संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। इस संधि की शर्तें क्या थी? नंबर 1, अंग्रेजों ने मराठों का साथ छोड़ने का आश्वासन दिया और मराठों ने राघोबा को 25,000 की पेंशन देना स्वीकार कर लिया। सालसेट और बड़ौच को छोड़कर बाकी सारे प्रदेश जो अंग्रेजों ने जीते थे वो सारे मराठों को वापस दे दिए गए। नंबर 3, अंग्रेजों ने माधवराव द्वितीय को पेशवा स्वीकार कर लिया और फतेह सिंह गायकवाड़ को बड़ौदा का शासक स्वीकार किया। नंबर 4, इस संधि की स्वीकृति के द्वारा 6 माह के अंदर अंदर हैदर अली ने जो प्रदेश जीते थे वो सारे प्रदेश अंग्रेजों को लौटाने की बात रखी थी। तो इस प्रकार यह संधि हुई और इस संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। धन्यवाद।